हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वह अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। संवैधानिक उपबंध। अब इनको लेके संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उद्धृत है। संविधान मतलब ये जो मूल अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के भाग थर्ड में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। भाग थर्ड में 12 से 35 तक। संविधान के भाग थर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन बनता है अक्सर के किसको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो भाग थर्ड को। मैग्ना कार्टा क्या है अब ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। अधिकारों का एक घोषणा पत्र जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 में ईस्वी को फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। संविधान के भाग थर्ड की न्यायोचित प्रकृति न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया और अब वो इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार है अब कानूनी अधिकार है। और अब जो मूल अधिकार है वो 6 हैं, 7 ना होकर। और जो मूल संविधान में थे वो 7 थे। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है। वह सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं कि विशेषताएं क्या है। तो मूल अधिकार न्यायोचित है। न्यायोचित से मतलब क्या है यहाँ कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं न्याय के लिए। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मतलब राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है अगर कोई ऐसी राज्य के तरफ से कोई ऐसी बात हो रही है तो। मूल अधिकार असीमित नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको इतना ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं कि आप राज्य के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इन पे राज्य द्वारा युक्त निबंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा और बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कब बात की गई थी मूल अधिकार को लेकर, तो ये 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम लोग। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। सबसे पहले क्या समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32 है। आर्टिकल 32। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार को की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 कै में 44वां संविधान संशोधन 1978 इस पर अनगिनत बार क्वेश्चन बना है।
मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो आर्टिकल 13 है वो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। 18वां उपाधियों का अंत करता है। 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इस पे भी कई बार क्वेश्चन बना है। ये संविधान संशोधन 86वां 2002। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 और 24 हमारे शोषण के विरुद्ध हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है। और आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 25 अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और 27 हमारा किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और 28 है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। 29 और 30 में तो 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अभी आप लोग को पढ़ने में लग रहा होगा कि ये याद कैसे रहेगा, इसीलिए मैं साथ में PYQ भी लाई हूँ। अभी इसके बाद जैसे ही तुरंत PYQ करोगे तो ज्यादातर आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। और एक दो बार इसी वीडियो को 1.5 पे या 2 पे करके आप लोग देख लीजिएगा। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो पक्का हो जाएगा। आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। अब केवल कानूनी अधिकार है ये, जैसा कि मैंने बताया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया है। भाग 12 में 300 कै में डाल दिया गया है। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 33, 34 और 35 मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध है। 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अगर कहीं पर सैनिक कार्रवाई कुछ हो रही है, सैनिक बल के द्वारा मतलब सैनिक बलों के द्वारा जैसे कहीं पर फोर्स को तैनात कर देते हैं किसी राज्य में, जो सीमावर्ती राज्य होते हैं अक्सर, तो उससे रिलेटेड इसमें उपबंध है कि संसद उनके बारे में कानून बना सकती है। 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। और 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी कराने के लिए विधान। अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों से है। अनुच्छेद 32 इसके तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। मतलब आर्टिकल 32 के द्वारा आप अगर कोई भी मूल अधिकार का आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो और आर्टिकल 226 है ये उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 226 ये उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब। अब है संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु
क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट्स में मतलब कंसेप्ट लेके आई हूँ, लेकिन उतना ही है जितना आप लोगों को ज़रूरी है अगर आप मेंस लिखते हैं तो भी और प्रीलिम्स के लिए भी। फैक्ट और कंसेप्ट दोनों हैं, लेकिन मतलब और चीज़ें नहीं है इसमें आलतू-फालतू की, मतलब उतना ही है जितना जहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। अब ये कुछ रिटें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। मतलब आपको मतलब सशरीर प्रस्तुत करना होता है अगर आपने किसी को मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो न्यायालय के सामने। नेक्स्ट है हमारा परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मतलब जिस काम के लिए उसे बिठाया गया है कुर्सी पे ऑफिस में, वो चीज़ वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आदेश। अब प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। नेक्स्ट है हमारा अधिकार पक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा पैरा, इसमें जितना भी दिया है सब पीवाईक्यू से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम, दिस इज इम्पोर्टेंट, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। अब यहाँ से हमारे पीवाईक्यूज स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, इसमें ये इसके सारे ऑप्शन है। एक है प्रतिबंध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका आंसर है शक्तियों का पृथक्करण। ये इसकी व्याख्या है, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या मतलब सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, अतः ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों, विशेषकर मत भिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को पता नहीं से मिसप्रिंट हो गया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें मे बी ऑप्शन ए सही है इसका। हाँ, ऑप्शन ए सही है। ये भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने 1928 ने समर्थन किया था।
इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो किसने कहा ये कहा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं? तो इसका आंसर ए है, वाद योग्य है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को संकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। नेक्स्ट है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। हमारा ये सही है, ये सही है और ये सही है। यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती और यह संविधान में उल्लेखित होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। फर्स्ट, फोर्थ और फिर मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? मतलब से कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो यही इसका आंसर है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 से 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग थर्ड में सूचीबद्ध है। थर्ड है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ऊपर ही हमने पढ़ा था ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति ही है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, भाग थर्ड में है और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी, आप लोग देख लीजिएगा इसको। भारत में मौलिक अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है, जैसा कि मैंने ऊपर कहा। जहां तक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो यह संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग थर्ड के मौलिक अधिकार और भाग फोर्थ के राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देख लीजिए, आप लोग बताइए। इसका आंसर है बी, भारतीय संविधान के भाग थर्ड में अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका आंसर है ये, 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रस्तावनाओं को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 13, इसका आंसर है अनुच्छेद 13। इसकी एक्सप्लेनेशन है, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया
तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ये मतलब वो आर्टिकल बताइए किस आर्टिकल में क्या 245 में ऊपर जो दिए हुए थे कि 245 में केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो ये है बी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 5 अनुच्छेद वो कौन से हैं? 16 से 20, 15 से 19 या फिर 14 से 18, सॉरी 13 से 17। तो इसका आंसर है सी 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 विधि विधि के समक्ष समता। और आर्टिकल 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और 18 है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 भी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, ये अनुच्छेद 14। इसमें आंसर शायद से वो हो गया है, स्किप हो गया है। कोई नहीं, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए अच्छा ओके। ये फिर 14 और 15 और 16 इसका आंसर होगा, मतलब 2, 3 और 4 होगा। ये इसके कूट दिए हुए हैं, ये बी। हाँ, 2, 3 और 4 होगा क्योंकि 13 में तो राज्य को अधिकार दिया गया है ना। राज्य की एक्सप्लेनेशन है 13 में। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 में के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली इस विधियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आर्टिकल 14, 15, 16 या फिर 17। तो इसका आंसर है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा या चलो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13 कौन सा है। तो इसमें है आंसर सी आर्टिकल 14। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 32, डी है अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर है ए। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आर्टिकल 14 से। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन बी है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ऑप्शन सी सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन डी एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2020 में आया था। तो इसका आंसर है ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसकी एक्सप्लेनेशन है विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य
और का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन अ, विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। तो इसका आंसर है डी समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार को समता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आर्टिकल 15(4), ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(5), ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद डी अनुच्छेद 16(5). तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 का सबक्लोज 5। संविधान के आर्टिकल 15 के सबक्लोज 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति वह अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 13 का सबक्लोज 2 तथा 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15 का सबक्लोज 4 तथा 16 का सबक्लोज 4, अनुच्छेद 17 एवं 18। तो इसका आंसर है सी 15 का सबक्लोज 4 और तथा 16 का सबक्लोज 4। ये पीसीएस प्री 2016 में आया था उत्तराखंड में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेदों, खंडों और अनुच्छेद 15 के सबक्लोज 6 एवं 16 के सबक्लोज 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषयों में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(2), सी 16(3), अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5, मतलब अनुच्छेद 16 का सबक्लोज 3, 4 और 5। तो इसका आंसर है बी अनुच्छेद 16 का सबक्लोज 1 और सबक्लोज 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के सबक्लोज 1 और 16 के सबक्लोज 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी अवसर की समानता, ऑप्शन डी आर्थिक समानता। तो इसका आंसर है आर्थिक समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाला है। तो कथन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है।
कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से में इसके आचरण का निषेध करता है? ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता से जो रिलेटेड अनुच्छेद है वो 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, ये आर्टिकल 17 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अभी ऊपर पढ़ा, देखो कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अब अनुच्छेद 17 आपको अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि अस्पृश्यता से रिलेटेड है और 14 से 18 तक समता से रिलेटेड है। इतनी बार ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। वही ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ऑप्शन डी समता का अधिकार। मतलब सेम ही क्वेश्चन अस्पृश्यता से रिलेटेड आर्टिकल 17 से रिलेटेड 3-4 बार पूछा गया, लेकिन उसकी मतलब लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन तो सही वही रहेंगे। तो पढ़ा होता है तो अच्छे से तो क्वेश्चन सही हो जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया गया? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर? तो इसका है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ये जो अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथनों में जिसमें से एक कथन है ए और आर, तो कथन और कारण का क्वेश्चन है ये। कथन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है, अस्पृश्यता की चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 1 के सब क्लोज ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ऑप्शन बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, ऑप्शन सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, बाकी सब आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन
अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26। तो ये है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन बी इसका आंसर है अनुच्छेद 21, विदेश यात्रा से रिलेटेड है। संतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, नहीं है? ये हमेशा ध्यान रखिए कि नहीं है जहाँ है वहां पे मतलब एक गोला इस तरह से बना दें, क्योंकि एग्जाम हॉल में अक्सर ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हम तो सही समझ रहे होते हैं, तो गोला करने से हमें याद रहता है कि इसमें नहीं है को टिक करना है। ऑप्शन ए है मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 तथा बाल श्रम का प्रतिषेध। ऑप्शन बी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, अनुच्छेद 29 का संरक्षण। ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद 30 तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद 30 तथा प्रशासन करके अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। इसकी एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 43वां संशोधन या 45वां? तो ये ऑप्शन बी है 44वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार या देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार? तो इसका ऑप्शन बी आंसर है संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था? इसका आंसर है 1976। बंधुआ मजदूरी प्रथा अध्यादेश
25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। ऑप्शन ए भारत के संविधान द्वारा, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया। नेक्स्ट है, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। मतलब ये कथन किससे रिलेटेड है? विश्वास से, ऑप्शन बी नैतिकता से, ऑप्शन सी अधिकार से, ऑप्शन डी कार्य से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अधिकार से। अनरेस्ट बार्कर का ये कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो यहाँ हमारे PYQ खत्म होते हैं मूल अधिकार से रिलेटेड। तो मैं जल्दी ही जो PCS के लास्ट 10 इयर्स के PYQ में वो लेके आऊंगी सब्जेक्ट वाइज, और मेन से रिलेटेड भी PYQs लेके आऊंगी, क्योंकि एक या दो PYQ अगर आप डेली करते हैं जिनका प्रीलिम्स हो गया और इस बार मेंस है उनके लिए भी, और जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, अगर आप मेंस के भी PYQ लगाते हैं तो आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब तक आप अपना प्रीलिम्स करके मेंस तक पहुंचेंगे। तो आप PYQ कर चुके होंगे, तो उससे आपको मतलब राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा, एंड कंसेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया आयोग ने मतलब बीते सालों में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी।